हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे प्यारे सफल 3.0 के चैंपियंस। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रफ, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन चल रही होंगी। तो देखो यार, ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं अपने इस सीयूईटी के एंगल से। आज हम एक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आए हैं। अगेन 3 टॉपिक्स वी हैव स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस लेक्चर, इन दिस सेशन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी से रिलेटेड, सीयूईटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये हम आज करने वाले हैं। ठीक है ना? सो आई होप आप लोग आज के इस लेक्चर के लिए रेडी हो गए होंगे। और आज हम मैम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर? टुडेज लेक्चर टॉपिक इज कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अलावा आपके इसमें आपके यूएनओ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एक चैप्टर और मैं आपके साथ टॉपिक और लेकर आई हूँ। ठीक है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर? मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप कुछ बातें, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लान्स पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी, ऐसे प्लान्स पढ़ेंगे जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे दुनिया में ट्रेड को और लिबरलाइज करा गया है ना, कैसे कैसे कंट्रीज जो है वो ट्रेड में एंटर करी, कौन कौन सी कंट्रीज एंटर करी, ग्लोबलाइजेशन कब हुआ है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा मार्शल प्लान से। क्या है ये मार्शल प्लान, क्या था ये? देखो मैं आपको बताऊं बेटा, इस प्लान में क्या था। इन दिस प्लान OEEC, क्या फुल फॉर्म है OEC? अब भाई देखो, पहला क्वेश्चन ही यहीं पर बनता है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई OEC का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से देखो समझ में आएगा कि इसमें क्या होगा। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी है? यूरोपियन कंट्रीज की है, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखो कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेशन का मतलब हुआ कि भाई सारे यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करे। ठीक है ना? कोऑपरेशन वाला ट्रेड होना चाहिए, यस और नो? ठीक है ना? तो यही वो कह रहा है OEC, यानी कि ये जो OEEC बना था, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज थी उनके लिए बना था। उनका काम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ऐसी फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्टैब्लिश करा गया था इन 1948 में। ठीक है ना? किस लिए किया गया था? टू चैनल एड टू दी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। वो यूरोपियन कंट्रीज जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नुकसान हो गया था, उनको वापस से खड़ा करने के लिए, ठीक है ना, वापस से खड़ा करने के लिए यूरोपियन यूनियन में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है ना? चैनल एड टू दी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका इंट्रोड्यूस दी मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किसने करा है? क्वेश्चन इस पर आता है भाई, मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किसने करा है? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अमेरिका। अमेरिका ने ये प्लान इंट्रोड्यूस करा था जिसमें उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज, वो यूरोपियन कंट्रीज जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नुकसान हुआ था, एकदम ठप हो गई थी, खराब हो गई थी, उनको वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया था। ठीक है ना? बेसिकली उसमें फाइनेंशियल हेल्प देने की बात करी गई थी। ओके, सो मार्शल प्लान टू प्रोवाइड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोपियन इकोनॉमी। तो यूरोप की इकोनॉमी दोबारा से खड़ी हो पाए, यूरोप की इकोनॉमी वापस से वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी और उससे अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, इसलिए ये मार्शल प्लान अमेरिका ने बनाया था। OECC, ओके, इट इज OEEC, नॉट OECC। OEEC became a forum। ये एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे began to cooperate on trade and economic इश्यूज। तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर कोऑपरेट करने के लिए साथ आ गई थी। ये वो ऐसा प्लेटफॉर्म था। कौन सा? OEEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है ना? चलो अब आता है रोड टू यूरोपियन यूनियन। भाई ये बनने की बात कैसे आई, कैसे ये हुआ कि भाई यूरोपियन यूनियन बनना है ना? कैसे होगा कि भाई इनको कैसे ट्रेड के लिए स्टैब्लिश करे, क्या करे? तो उसके लिए बेटा ये जो OEEC की बात कर रहे हैं, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ है, मैंने आपको बताया है, और किस लिए हुआ है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किया गया था। ठीक है ना? ना काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश इन 1949। ठीक है ना? एक और बॉडी बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ यूरोप। ये बॉडी क्यों बनाई गई थी? पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। तो अब देखो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए OEEC बनाया गया, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि भैया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई थी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? आपको वहां काउंसिल ऑफ यूरोप दे देंगे, आपको OEEC दे देंगे, आपको ECSC दे देंगे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, अगर इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं तो इट इज OEEC, और अगर हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं तो इट इज काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है ना? इसके अलावा बेटा एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं ECSC। क्या है ये ECSC? आगे मैं आपको बताऊंगी क्या है ये ECSC। इट इज एक्चुअली यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इट इज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये बनाई गई थी बेटा। ठीक है ना? 6 वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था।
कौन कौन थे इसमें? इसमें फ्रांस था, लक्समबर्ग था, नीदरलैंड था, बेल्जियम था, वेस्ट जर्मनी था और इटली था, ठीक है ना। ये 6 कंट्रीज थे, याद रखना, फ्रांस, लक्समबर्ग, इटली, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ओके, इन 6 कंट्रीज ने मिलकर ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस में क्योंकि ट्रीटी साइन हुई थी इसलिए इसको हम ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं, ECSC बनाया था। व्हाट वाज दिस ECNSC? ट्रीटी ऑफ पेरिस इन अप्रैल 1951। 1951 में ये ट्रीटी हुई थी। एस्टैब्लिश यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब ये ECSC क्या है, मैंने आपको बताया, इट इज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका EEC एंड यूरेटन। अब ये क्या है? यूरेटम, इट इज यूरेटम, ठीक है ना। कब हुआ था बेटा? देखो यूरेटम का मतलब देखो थोड़ा सा यहाँ पर, ये UR का मतलब यूरोप हो गया और ये हो गया एटम, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीजें आपकी कोलाइड कर रही है ना, ऐसे चीजें यहाँ पर आपकी कंपाइल हो रही है। आओ देखें क्या है। कब हुआ था बेटा? 25 मार्च 1957 में हुआ था। ये जो ऊपर हमने 6 कंट्रीज पढ़ी है ना, इन सब ने ये ट्रीटी ऑफ रोम करी थी। अब देखो यहाँ पर 2 ट्रीटी सामने आई, एक आई ट्रीटी ऑफ रोम, एक आई ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या है? कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ट्रीटी ऑफ पेरिस में, ट्रीटी ऑफ रोम में क्या है? ये है आपका EEC एंड यूरेटम, ठीक है ना। एस्टैब्लिश यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको हम बोल रहे हैं यूरेटम, ठीक है ना कि नहीं? ठीक है, यानी UER का यूरोप, एटम का ATOM, ठीक है ना, तो इट इज यूरेटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब देखो पॉलिटिकली कौन सी बॉडी बनी, इकोनॉमिकली कौन सी बॉडी बनी, देन स्टील एंड कोल एंड स्टील कम्युनिटी कौन सी बनी, देन आपका ये एटम एनर्जी वाली कम्युनिटी कौन सी बनी, इकोनॉमिक कम्युनिटी कौन सी बनी। 5 कम्युनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है यूरोपियन यूनियन के लिए, ठीक है ना। ये सब कुछ मार्शल प्लान में इंक्लूड करा गया था कि भाई हम इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को एड प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी वापस से खड़ी हो जाए, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गई है, ठीक है ना। जून 79 में क्या हुआ? जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट वहां पर फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट में, ठीक है ना। जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया गया था, वहां पर पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन किया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। ओके, फिर आता है बेटा आपका शेंजन एग्रीमेंट। शेंजन एग्रीमेंट क्या है? ये शेंजन एग्रीमेंट क्या था? ये शेंजन एग्रीमेंट बेटा, ये शेंजन एग्रीमेंट का मतलब ये है, एक शेंजन वीजा होता है, ठीक है ना। वो वीजा ऐसा है कि अगर आपको ये वीजा मिलता है तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अलग अलग कंट्रीज के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। देखो, डन इन जून 1985 में ये एग्रीमेंट हुआ था। क्या बोला गया? अबॉलिश द बॉर्डर कंट्रोल अमंग EU मेंबर्स कंट्रीज। जो भी बॉर्डर कंट्रोल था EU मेंबर कंट्रीज का कि भाई हम अपने देश में किसको एंट्री देंगे, किसको नहीं देंगे, EU मेंबर्स ने कहा कि भाई हमारे देश में हर कोई आ जा सकता है जिसके पास ये शेंगन वीजा होगा, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस अ वीजा सिस्टम कॉल्ड शेंगन वीजा, है ना, ये वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया, विच मींस दैट गेटिंग अ वीजा फ्रॉम जस्ट वन ऑफ द EU कंट्रीज, किसी भी EU कंट्रीज में, किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में, किसी भी एक कंट्री से अगर आपको ये शेंजन वीजा मिल जाता है तो आप बाकी दूसरे कंट्रीज में इजीली, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है ना, आप इजीली उसमें एंट्री कर सकते हैं। उस देश में जाने के लिए आपको वीजा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिना शैल अलाउ द एंट्री इन मोस्ट ऑफ द EU कंट्रीज। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपने किसी भी EU कंट्री से अगर शेंजन वीजा ले लिया तो बाकी EU कंट्रीज में जाने के लिए आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो यूरोपियन यूनियन जिसको हम EU बोल रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, ठीक है ना। कब हुई थी? 7 फरवरी 1992 में हुई थी, जिसमें फाइनली EU ने यहाँ पर एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक फोरम एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल फोरम स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट, ठीक है ना। तो फाइनली EU ने यहाँ पर वाज एस्टैब्लिश, फाइनली EU अब एस्टैब्लिश हो जाता है बाय साइनिंग दिस ट्रीटी। ये ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट को साइन करके फाइनली यूरोपियन यूनियन बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ? इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम अ इकोनॉमिक फोरम, फिर एक इकोनॉमिक फोरम बना, है ना, टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल। ओके, वो ये कह रहा है कि EU जो एस्टैब्लिश हुआ वो हुआ था एक्चुअली इकोनॉमिकली। मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि भाई इकोनॉमिकली हमें इनको हेल्प करनी है। फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे EU बनता गया, एस्टैब्लिश होता गया, उसके बाद यही EU जो इकोनॉमिकली फोरम पे बनाया गया था वो चेंज हो जाता है और वो पॉलिटिकल फोरम पे इंक्रीज कर जाता है, पॉलिटिकली भी काम करना शुरू कर देता है, एंड दे स्टार्टेड एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट। हर एक कंट्री अलग अलग तरीके से अब अपने आप को एक्ट और रिप्रेजेंट करने लगी थी, ठीक है ना। अगर इनकी हम करेंसी की बात करें तो बेटा उन्होंने
यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी यूरोपियन यूनियंस ने। यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, कब करी थी? इंट्रोड्यूस इन 12 EU मेंबर कंट्रीज। तो 12 जो EU मेंबर्स थे, 12 जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स थे, उसमें यूरो करेंसी को इंट्रोड्यूस करा गया था। नोबेल प्राइज फॉर पीस EU वाज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज फॉर पीस इन, अच्छा 2 बार आ गया है सपोज, इसको एक बार लिख लो। नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था 2012 में, किसको? EU को मिला था, ठीक है ना। यहां से हम इसको कट कर देते हैं, इसको आप कट कर देते हैं, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कैसा हुआ भाई, देखो फिर क्या हुआ, रिफरेंडम इन ब्रिटेन हुआ। अब देखो ये टॉपिक बिल्कुल अलग आएगा अभी आपका उससे, है ना। EU की बात कर रहे हैं अभी, तो EU में आपके बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। रिफरेंडम इन ब्रिटेन हुआ, ब्रिटेन में रिफरेंडम हुआ 2016 में। किस मैटर पर हुआ था? कि भाई ब्रिटेन जो है वो एक EU का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो जब वहां पर रिफरेंडम कराया गया, जब वहां पर वोटिंग कराई गई, तो 51% वोटर्स ने डिसाइड करा कि भैया ब्रिटेन को EU का मेंबर नहीं बनना चाहिए। इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड? एग्जिट फ्रॉम EU, 59% वोट्स डिसाइडेड दैट ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द EU। ये एक मुद्दा आया था कि भाई ब्रिटेन उसका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लोगों से भाई रिफरेंडम कराया, लोगों से वहां पर पोलिंग वगैरह करवाई कि भाई हम करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो वहां पर रिफरेंडम कराया, लोगों ने वहां पर वोटिंग करी, वोटिंग करके पता चला कि भाई EU का मेंबर ब्रिटेन नहीं रहेगा, इनको आप बाहर निकाल दीजिए, हटा दीजिए, इनको अलग कंट्री बना दीजिए, ठीक है ना। So although attempts to have a common constitution for EU countries have failed, भाई EU कंट्रीज ने कहा हमारी करेंसी एक जैसी है, हमें वीजा भी एक कंट्री से मिल जाएगा, हम बाकी कंट्रीज में एंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे देश का संविधान भी एक जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश करी थी संविधान बनाने की, दे ट्राइड कि उनका एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट वो इस चीज में फेल कर गए, वो अपने लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, है ना। फेल्ड। इट हैज ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। बाकी सारी चीजें उनके पास है। EU का अपना एक फ्लैग है, EU का अपना एक एंथम है, EU की अपनी एक करेंसी है, EU का अपना एक डेट है कब बना था, है ना, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बट EU अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाता है। यूरो कैन पोजेस अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। तो भाई कभी भी भाई एक्चुअली होता भी है कि भाई यूरो और डॉलर में बहुत चलती भी है, ठीक है ना। तो भाई वो कह रहा है कि यूरो को एक खतरा भी होता है डॉलर से। सो EU सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, भाई आपको पता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना। तो EU की क्या है? EU की बेटा सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, नेक्स्ट टू दैट ऑफ USA militaries, EU's combined forces and second largest in the world, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि भाई EU की सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है एज कंपेयर टू यूएसए की पहली है। अगर हम बात करें मिलिट्री की, भाई किसके पास मिलिट्री ज्यादा है, किसके पास मिलिट्री आर्म ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है, तो EU भी बेटा इस पे सेकंड नंबर पर आता है, पहला आपका यूएसए आता है। तो यूएसए मिलिट्री के एंगल से भी आगे है, यूएसए इकोनॉमिक एंगल से भी आगे है, यूरोपियन यूनियन आपकी दोनों एंगल से पीछे है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, भाई कितना स्पेंड करते हैं? सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए के बाद EU आता है इन द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सबसे अच्छा नासा है अमेरिका, उसके बाद किसके पास है? उसके बाद यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज के पास है, ठीक है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं यूरो स्केप्टिज्म। क्या होता है बेटा? कुछ पार्ट बेटा यूरोप के कुछ हिस्सों में क्या था कि देयर वाज आल्सो अ डीप सीटेड एजेंडा, इस बात पर भी एक एजेंडा था अगेंस्ट द इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ये भी आई कि भैया हमें अपना इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन के या ब्रिटिश PM है जिनका नाम है मार्गरेट थैचर, केप्ट द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। उन्होंने बोला भैया ऐसा है, हम उनसे बाहर रहेंगे, यूरोपियन मार्केट से हम बाहर है, हम इसके हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हमारी कंट्री तो अलग है ही जो है। भाई रेफरेंडम हुआ था कि भाई ब्रिटेन बनेगा कि नहीं बनेगा इसका पार्ट, तो उसमें रेफरेंडम में क्या हुआ? लोगों ने बोला नहीं भाई हमें अकेले रहना है, हम इसका पार्ट नहीं बनना है, तो हम उसका पार्ट नहीं बने, हम अलग हो गए। उसके बाद मार्केट की बात आई, भैया हम अपना सामान कहाँ बेचेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये भी बात आई। तो फिर क्या उन्होंने बोला ऐसा है भैया हम इस मार्केट का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस पर भी एक बहुत बड़ा एजेंडा बना। Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and adoption of euro। तो डेनमार्क और स्वीडन जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, इन्होंने भी बोला कि भाई हम
मास्टर ट्रीटी से अगेंस्ट है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं उससे, रेजिस्टेड दी मास्टर ट्रीटी कि भैया हम इनके साथ नहीं आएंगे, एंड अडॉप्शन ऑफ यूरो। अब मैम मास्टर ट्रीटी क्या है बेटा, याद करो, मास्टर ट्रीटी इज वो ट्रीटी हुई थी, मास्टर ट्रीटी, जिसमें उन्होंने बोला कि भैया फाइनली हम यूओ बनते हैं, ईयू बनते हैं, यूरोपियन यूनियन बनता है। वो ये कह रहा है कि जो ट्रीटी हुई थी इसमें यूरोपियन यूनियन फाउंड हो गया था, तो डेनमार्क और स्वीडन डेनमार्क एंड स्वीडन बीइंग द यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने बोला कि भैया हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और हम यूरो को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके अब ईयू का फ्लैग क्या है बेटा, इस तरह का ईयू का फ्लैग दिखता है जिसमें सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि सॉलिडिटी एंड हार्मनी के लिए शो करता है बिटवीन द पीपल ऑफ द यूरोप, ठीक है ना। दूसरा बेटा ये जो इनके 12 स्टार है, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि भैया हमारे अंदर पूरी परफेक्शन है, हम कंप्लीटनेस है और हमारे अंदर यूनिटी है। 12 क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि बेटा 12 यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको पता है ईयू में कितनी कंट्रीज हैं, 12 कंट्रीज हैं, ठीक है ना कि नहीं, ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं, अब आता है आसियान। तो एक तो आपको देखिए कंटेम्परेरी पावर अगर आपने देखी, दैट इज ईयू के बारे में पढ़ लिया, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं आसियान। आसियान क्या होता है बेटा, इसको एशियन मत पढ़ना, आसियान पढ़ते हैं। इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब देखो ये क्या है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। आप थोड़ा मैप को अगर ध्यान में लाओगे तो आपको दिखेंगे कौन से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आते हैं। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1967 बेटा स्टैब्लिश करा था। किसने किया था, 5 कंट्रीज ने मिलकर किया था। कौन सी 5 कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन सब ने एक ट्रीटी साइन करी थी। कहां पर करी थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन उसको कहते हैं, ठीक है ना। वहां पर बाय ट्रेनिंग ट्रीटी उन्होंने साइन करी थी जिसमें आसियान बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बेटा, इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है एंड थ्रू दी सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट रीजनल। भाई पीस एंड स्टेबिलिटी हमें साउथ ईस्ट में बनाकर रखनी है, कोई भी देश एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, हर देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, ये इस आसियान का ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक ग्रोथ करना ऑब्जेक्टिव था, सोशल प्रोग्रेस करना ऑब्जेक्टिव था, पीस एंड स्टेबिलिटी एंड हार्मनी बनाकर रखना इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। इट्स स्ट्रेंथ्स बिकेम 10 व्हेन ब्रूनी दरुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे, कैम्बोडिया ज्वाइंड इट। तो पहले इनिशियली बेटा जब ये बनी थी तब कितने थे, 5 मेंबर्स थे। कितने, 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स कंट्री थे इनके, लेकिन बाद में इसमें 5 और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से, ब्रूनी दरुसलाम, वियतनाम, म्यांमार, कैम्बोडिया, ये इसमें ऐड हो जाते हैं। 2003 में बेटा आसियान कंट्रीज एग्री टू एस्टैब्लिश 3 आसियान कम्युनिटीज। अब आसियान कंट्रीज जो बनी है इन्होंने इस चीज पर राजी होगा कि हमें 3 आसियान कम्युनिटीज बनानी चाहिए। पहली कम्युनिटी है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है दे शुड नॉट टेक फॉर्म ऑफ आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, कि भाई 2 देशों के बीच में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है टेरिटरी को लेकर कि भाई ये वाला हिस्सा तुम्हारा है कि हमारा है, तो उसमें हम आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, हथियारों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी सिक्योरिटी कम्युनिटी। कब बनाई गई थी बेटा, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1994, बनाया गया था इन आसान रीजनल फोरम, जिसको हम ARF कहते हैं, ठीक है ना, फॉर्म्ड आसान रीजनल फोरम, ठीक है ना। दूसरा है बेटा इकोनॉमिक कम्युनिटी। ऑब्वियसली कि भाई ऐसा मार्केट क्रिएट करेंगे, ऐसा हम प्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके, हम किसी का सामान लेने से मना नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर दूसरे देश में एक दूसरे के साथ होता रहे, ठीक है ना। टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान कंट्रीज, फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब बिना किसी रुकावट के फ्री ट्रेड होगा, हम एक दूसरे का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज के लिए। और तीसरा है बेटा आपका आसियान सोशल कल्चर कम्युनिटी, कि भाई एक दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। ये 3 है। तो ये 3 कंट्रीज बनाई थी, ये 3 कम्युनिटीज बनाई थी आसियान ने। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है आपका इकोनॉमिक, तीसरा है आपका सोशल कल्चर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब आसियान फ्लैग की बात करें बेटा, तो इसमें आपके 10 स्टॉक्स पैडी, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, अगर आप इसे आप काउंट करोगे तो दीज आर 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, ठीक है ना। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल क्या सिंबलाइज करता है कि भैया हमारे कंट्रीज में, आसियान कंट्रीज में यूनिटी है, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन नहीं है हमारे कंट्री में, हमारे इस एसोसिएशन में यूनिटी है। आसियान रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, बाई आसियान का किन किन कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम आई और कहां कहां आसियान ने अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा, ठीक है ना। सो आसियान एक तरीके से मीडिएटेड द एंड ऑफ कैम्बोडिया कॉन्फ्लिक्ट, कैम्बोडिया में जो प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व करा। ईस्ट टाइमोर
क्राइसिस, इसको रिजॉल्व करा। मीट एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन, और साल में एक बार मीटिंग जरूर करते हैं कि भाई किस तरीके से आगे हमें अपने इस एसोसिएशन को लेकर जाना है जहां पीस एंड हार्मनी बन के रहे। अब वी टॉक अबाउट इंडिया एंड आसियान, कि भाई इंडिया और आसियान के बीच में कैसा रिलेशन है। चलो आ जाओ। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर, अब आई होप आपको पता हो कोल्ड वॉर क्या है, मैंने बहुत बताया कोल्ड वॉर क्या होता है। अमेरिका एंड विच कंट्री, रशिया, ठीक है ना। तो बेटा क्या है, कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू आसियान। जब हमारे यहाँ कोल्ड वॉर चल रहे थे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो बनाई गई थी वो इतना ज्यादा आसियान को लेकर अटेंटिव नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, होगा, कुछ देखा जाएगा। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन कुछ सालों में भी क्या हुआ है, इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स। इंडिया ने कोशिश करी है अपने चीजों में, फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए कि भैया हमें आसियान के साथ मिलकर चलना है। एक ट्रेड अग्रीमेंट किया है 3 आसियान मेंबर्स के साथ, है ना। ट्रेड एग्रीमेंट किया है 3 आसियान मेंबर्स के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ एंड थाईलैंड के साथ। तो वो ये कह रहा है कि पहले जब आसियान बना था तब इंडिया ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, ज्यादा उसने अपनी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी जो कि आसियान के रिलेटेड थी, ठीक है ना। आसियान ज्यादा मिलजुल कर नहीं रहा, स्टार्टिंग में ऐसी पॉलिसी उसने नहीं क्रिएट करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने आसियान के 3 कंट्रीज के साथ मिलकर कुछ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड अग्रीमेंट करा हुआ है, ठीक है ना। कौन सी है वो, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब देखो आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी पॉलिसी करी, ये पूछेगा कि भाई इंडिया की किस आसियान कंट्री के साथ ट्रेड पॉलिसी चल रही है। तो इट इज मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है ना। ओके, देन आसियान इंडिया एफटीए। व्हाट इज एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको देखो बताया था, दिस इज फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पर दिखा दूं मैं, ये वाला एरिया, दिस इज एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना। मैं हर जगह से एफटीए यूज करूंगी बच्चे, ठीक है ना। तो इंडिया और अगर आसियान और इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2010 से यहाँ पर फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। अब भाई चाइना की इकोनॉमी कैसे बढ़ गई आगे, चाइना की इकोनॉमी तो आज भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हमसे भी बहुत आगे हैं वो। ओके देखो, जैसे हम लोग अंग्रेजों के अंडर में थे, हम लोग एक कॉलोनी थी, ऐसे चाइना भी पहले एक कॉलोनी थी। फिर चाइना के लोग आजाद होते हैं, कब होते हैं, 1949 में होते हैं, ठीक है ना। वहां पर आता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, आपको पता है चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है ना। वहां पर होता है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ त्साओ। इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मेथड। तो देखो जैसे सोवियत में था ना, जिसमें कम्युनिज्म को प्रेफर करा जा रहा था, कम्युनिज्म इज द मेन मॉडल। तो ये चाइना भी इस तरह की इकोनॉमी थी जहां पर कम्युनिज्म को फेवर करा जा रहा था। फिर क्या हुआ, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द अमेरिकन इन 1972। अब बड़ा क्या होता है कि जैसे भाई हम अपनी इंडिया की बात करें, तो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो हमने भी अपने ऊपर ट्रेड बैरियर लगा के रखे थे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है कि हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाकर रखा था कि हम किसी दूसरे देश का सामान को इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, और अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे, और अपने ही देश की कंट्रीज को, अपने ही देश की इंडस्ट्रीज को, अपने देश की नॉट कंट्रीज, अपने देश की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमने ट्रेड बैरियर लगाया था। फिर हमने ये ट्रेड बैरियर अपने देश के ट्रेड को लिबरलाइज किया था इसको 1991 में आके। ऐसे ही चाइना ने भी किया था। जब चाइना आजाद हुआ था उसके बाद से ही भाई हर कंट्री जब ग्रो करना चाहता है तो वो अपने ट्रेड्स को रेगुलेट करता है ना। वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें हमारे ही देश में मिल जाए, ठीक है ना। बहुत नेसेसरी चीज जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चाइना ने भी यही किया। चाइना ने बोला कि यार हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने देश को खड़ा कर सके, अपनी देश की इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट किया। कैसे, दूसरे देश का सामान को इंपोर्ट नहीं किया। तो बाद में क्या हुआ बेटा, चाइना ने बाद में जब अपना पॉलिटिकल एजेंडा खत्म करा, और जब चाइना पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ, और जब चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, तो उसने जो आइसोलेशन ले रखा था, आइसोलेशन का मतलब भाई गायब था वो ट्रेड मार्केट से, कोई ट्रेड किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहा था। उसके बाद उसने ये आइसोलेशन खत्म करता है। कब करता है, 1972 में करता है, अमेरिका से खत्म करता है, ठीक है ना। ओके,
जो वहां चाइना का प्रीमियर था जिसको बोलते हैं चाउ एन लाई, लिखता है इसको ऐसे ही बेटा, कुछ लोग इसको सी से लिखते हैं, कुछ लोग इसको जेड से लिखते हैं। उन्होंने क्या प्रपोज किया, 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 मॉडर्नाइजेशन, 4 एरियाज में मॉडर्नाइजेशन की बात करी। एग्रीकल्चर में बात करी, मिलिट्री में बात करी, टेक्नोलॉजी में बात करी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में बात करी। ये 4 जगह उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात करी। एंड बाय 1978 तक आते आते दिंग जाओपिंग, ऐसे ही नाम होते हैं इनके, क्या अनाउंस करा, ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब हम अपने दरवाजे खोलते हैं, अब हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी है। एंड इकोनॉमिक फोरम इन चाइना, कि हम इकोनॉमिकली अब चाइना को आगे दूसरे देशों से ट्रेड करके ग्रो करने को रेडी है। ठीक है ना, ये ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये उन्होंने अनाउंस किया था। किसने अनाउंस किया था बेटा? इट वाज अनाउंस्ड बाय डेंग जाओपिंग। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द ओपन डोर पॉलिसी, या ओपन डोर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय whom, या ओपन डोर पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ विच कंट्री, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। अब जैसे शॉक थेरेपी जो आपका हुआ था वहां पर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का, चाइना ने वो अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, शॉक थेरेपी नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें शॉक थेरेपी का कोई, हम दूसरे को शॉक देने में बिलीव करते हैं, हम शॉक लेंगे नहीं, हम देंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई हम शॉक थेरेपी से हम सहमत नहीं है, आई डोंट अग्री विद शॉक थेरेपी, बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप किया। प्राइवेटाइजेशन, जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करा, कब? 1992 में। देन किसका? इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करा, कब? 1998 में। ट्रेड बैरियर को हटा दिया सिर्फ और सिर्फ एसईजेड के लिए। व्हाट इज दिस एसईजेड? इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये ऐसे जोन्स हैं जहां पर ट्रेड करने के लिए कुछ कंसेशंस रहते हैं, कुछ चीजें इजी रहती है। ठीक है ना, तो वहां से उन्होंने क्या करा, ट्रेड बैरियर हटा दिया। वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स वो सेटअप एंटरप्राइजेस, कि दूसरे देश की कंट्रीज आकर हमारे देश में प्रोजेक्ट लगाएं, हमारे देश में आकर फैक्ट्रीज लगाएं। ठीक है ना, चाइना एक्सेशन डब्ल्यूटीओ इन 2001, चाइना एक्सेशन टू डब्ल्यूटीओ इन 2001, तो 2001 में आके ये डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाता है ना। अब आता है आपका ताइवान। अब देखो ताइवान जो है बेटा, चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है, कि क्लेम करता है ये प्रोविंस ऑफ चाइना है। ठीक है ना, चाइना तो भाई किसी को ही बोलता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश को बोलता है हमारा हिस्सा है ये, वो सबको अपना हिस्सा बताता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, चाइना क्लेम्स दैट ताइवान इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना, वो चाइना का प्रोविंस है, एंड सडनली डिसाइडेड टू रिबेल एंड लीव चाइना। फिर इन्होंने बोला, ताइवान वालों ने बोला कि भैया हम चाइना वाइना के नहीं है, हम अलग है, तुम अलग हो, हमारे ऊपर कंट्रोल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस चीज के लिए और चाइना में रिबेल और अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ठीक है ना, फिर आता है इंडिया चाइना रिलेशंस। आपको पता है किस तरह के रिलेशंस है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से देखने को मिले। इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स, चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल्स, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड टिबेट एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। सब जगह यहाँ पर चाइना की तूती बोलती है। फॉर अ ब्रीफ वाइल लॉन्ग स्लोगन, फॉर अ ब्रीफ वाइल लॉन्ग स्लोगन, हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर। एक टाइम पर ये बहुत चला था, जब हमारा चाइना के साथ अच्छा रिलेशन चला था, हिंदी चीनी भाई भाई बहुत चलता है, ये आज भी चलता है। कहीं कहीं लोग नारा लगाते हैं जब हम बात करते हैं चाइना के साथ मिलकर चलने के लिए, तो हम ये नारा लगाते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये डिफरेंसेस कब क्रिएट हुए? ये डिफरेंसेस तब क्रिएट हुए जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपने आप को एक्वायर करा दिया, तिब्बत को अपने अंदर ले लिया, वहां से डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, तिब्बत क्या है? ये एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है दो कंट्रीज के बीच के कोई स्टेट होते हैं, बफर स्टेट कहते हैं। तो नेपाल जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट है। ठीक है ना, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है किस चीज का? बॉर्डर का। 1962 की वॉर हो जाती है, याद है कि नहीं याद है? सब पढ़ाया था मैंने। ठीक है ना, तो डिफरेंस स्टार्टेड टू अरोज व्हेन चाइना टुक ओवर तिब्बत इन 1950। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर एक्वायर करा था, तब ये डिफरेंस बन गया था इंडिया और चाइना के बीच में। नेपाल क्या है? एक बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अरोज इन 1962, याद है कि नहीं? अक्साई रीजन, लद्दाख में, उधर अरुणाचल प्रदेश में बोल रहे थे हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। घुस गया था चाइना, हार गए थे हम, घुस आया था, आसाम तक आ गया था, राइट? तो ठीक है ना, तो बाई 1962 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टेरिटोरियल क्लेम के बारे में, प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई रीजन ऑफ लद्दाख। लो लिखा हुआ यहाँ पर मैंने फिर लिख दिया। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर आता है बेटा जापान की बात करें। अब देखो यहाँ देखो, हम सब ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड कैसे कर रहे हैं। जापान के बेटा बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं, आप लोग के घरों में यूज होते हैं, हम लोग के घरों में यूज होते हैं, हम भी यूज करते हैं, लाइक सोनी, पैनासोनिक, कैनसन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये सब क्या है? दीज आर ऑल दी जापानीज ब्रांड। ठीक है ना, इट बिकेम द मेंबर ऑफ OECD, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का ये मेंबर बना था। कब? 1964 में बना था। 2017 में आके बेटा जापान की क्या हो गई थी? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7। तो एशियन मेंबर ऑफ G7, तो G7 जो समिट होती है उसमें जापान एशिया का एक लौता मेंबर है। ठीक है ना, ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7।
सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है बेटा किसमें बजट फॉर द यूएनओ, सबसे ज्यादा कौन देता है पता है, इट इज यूएसए, कुछ 22% या 23% देता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें यूएनओ की जब बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके उसका कंट्रीब्यूशन आता है। तो जापान की बात करें तो बेटा इट इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर द बजट ऑफ यूएनओ, कितना कंट्रीब्यूट करता है, करीब करीब 10% कंट्रीब्यूट करता है, एंड हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विद अमेरिका, और अमेरिका से टाई अप भी है कि भाई कभी अगर कुछ होगा तो अमेरिका हमको सिक्योरिटी देगा सिंस 1951, ठीक है ना। ऑल्दो जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1%। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, अमेरिका ने इनके ऊपर 2 बॉम्ब गिराए, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और ये लोग ट्रीटी करके बैठे हुए हैं अमेरिका के साथ कि भाई सिक्योरिटी आप हमको देंगे। ये चल रहा है दुनिया में, ठीक है ना। ऑल्दो जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स जीडीपी, हालांकि जापान अपने जीडीपी का सिर्फ 1% अपनी मिलिट्री में खर्च करता है, लेकिन फिर भी बेटा वो 7th लार्जेस्ट है इस दुनिया में मिलिट्री एंगल से। तो पहले 2 कौन से, अमेरिका एंड आपका ईयू, उसके बाद 7 नंबर पर आपका जापान आता है मिलिट्री के एंगल से, ठीक है ना, जबकि 1% खाली खर्च करता है। फिर आता है बेटा आपका साउथ कोरिया, बहुत ही लोग जानते हैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बारे में, सबको पता है क्या कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है ना। At the end of the Second World War, Korean Peninsula was divided into South Korea and North Korea. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो ये साउथ कोरिया भी, कोरिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको बोलते हैं साउथ कोरिया, और एक बना आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया अलोंग दी 38 पैरेलल। दोनों कोरियन कंट्रीज जो हैं, दोनों कोरियंस जो हैं, यानी आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, दोनों ये यूएनओ के मेंबर बन जाते हैं कब, 17 सितंबर 1991 में, ठीक है ना, साउथ कोरिया में। ओके, मीनवाइल साउथ कोरिया एमर्ज द सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। फिर उसमें बीच में क्या हुआ, बीच में साउथ कोरिया जो है वो एक बार की बहुत बड़ी पावर निकल कर आई एशिया में, रैपिडली डेवलप्ड, कब डेवलप हुआ, 1960 से लेकर 1980 के बीच में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। इसको बोलते हैं मिरेकल ऑन दी हैंड रिवर, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मिरेकल ऑन दी हैंड रिवर, ठीक है ना। तो अब देखो इससे भी क्वेश्चन बनता है, मिरेकल ऑफ दी हैंड रिवर इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिया, तो भाई ये डेवलप कर गया था, है ना, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, ठीक है ना। साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, ओईसीडी का मेंबर कब बना था बेटा, 1966 में बना था, 2017 में आके इट वाज द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी के एंगल से 11th लार्जेस्ट है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें तो 10th लार्जेस्ट है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके आगे आएंगी। ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो यूज करते हैं, भाई सैमसंग भी यूज करते हैं, एलजी भी यूज करते हैं और हिंडई भी यूज करते हैं, ये सारे आपके साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं। नाउ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये बहुत सिंपल पॉलिसी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको देखते हैं। इंडिया ने फॉलो करी थी बेटा पहले लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस 1990 में, ठीक है ना। इंडिया फॉलोड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014, ठीक है ना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014, लुक ईस्ट पॉलिसी 1990 में करा था। क्या है ये, हैव लेड टू अ ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द एशियन नेशंस, जो एशिया की नेशंस हैं उनके साथ हमारा अब ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमने इसमें पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी और फिर बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी को ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बोला गया था, ठीक है ना। तो भाई जिसमें हमने ईस्टर्न नेशन, ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में, जैसे आपके आसियान कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, जापान के आईफोन क्या है, जापान है ना, सैमसंग, ये सब हम कहाँ से, यहीं से तो आ रहा है, साउथ कोरिया जापान से तो सामान आ रहा है, ये आपके यही तो ब्रांड्स हैं जो साउथ कोरियन ब्रांड्स है, जो आपके जापान के ब्रांड्स हैं, हम इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ट्रेड हो रहा है हमारे बीच में, ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज कंटेम्प्रेरी पावर्स वाला चैप्टर, ये टॉपिक आपका यहीं पर मैं इसको एंड करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के बाद, अब हम स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ओके, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, कि अब हम पढ़ने पर्टिकुलरली साउथ एशिया के बारे में जा रहे हैं। अभी तो हमने कंटेम्प्रेरी पावर्स पढ़ा था वर्ल्ड के बारे में, ना पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी साउथ एशियन कंट्रीज, की यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से साउथ एशिया, कौन कौन से पावर्स इमर्ज हुए थे, ठीक है ना। सो इफ वी टॉक अबाउट साउथ एशिया, सो इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी आती है साउथ एशिया में कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यू नो दैट दीज, ये अफगानिस्तान भी बेटा जो है, अफगानिस्तान और म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड करते हैं, और चाइना इसका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट वो अपने आप को साउथ एशिया का पार्ट नहीं समझता है, ठीक है ना, वो कहता है हम इसके पार्ट नहीं है। श्रीलंका, ओके, इफ इट, अरे
श्रीलंका एंड इंडिया की बात करें तो दे सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस। बस इसमें इतना ही है कि भाई श्रीलंका और इंडिया में जब से आजाद हुए हैं तब से वो अपना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है, दोबारा इसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करें तो दोनों कंट्रीज में सिविल वॉर हुई थी, आपको पता है, पाकिस्तान में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी। पाकिस्तान में हुई थी जिससे टूटकर बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश में तो हाल ही में भी अभी आपको दिख रहा है ना क्या चल रहा है। सो एक्सपीरियंस बोथ सिविल वॉर एंड मिलिट्री रूलर्स यहाँ पर दोनों आए थे। देन इफ यू टॉक अबाउट नेपाल, तो बेटा 2006 तक नेपाल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, यहाँ पर एक राजा का रूल चल रहा था विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 2008 में आकर क्या होता है, ये मोनार्की खत्म हो जाती है और नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि 2015 में आकर इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हुआ है। पॉइंट कह रहे कि नहीं कह रहे। बात करें भूटान की बेटा, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था 2008 तक। किसके अंडर में राजा था यहाँ पर, अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग। इट एमर्ज एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा था। बात करें बेटा मालदीव्स की, तो बेटा आपको पता है ये एक नेशन आइलैंड है, ये एक आइलैंड वाला नेशन है, ठीक है ना, जिसमें सल्तनत चलती है, जैसे कि बेटा आपकी सऊदी अरेबिया में चलता है ना। 1968 तक वहां पर सल्तनत चल रही थी, व्हेन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। जून 2005 की बात करें तो मालदीव्स पार्लियामेंट ने क्या किया, अपना मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मालदीव्स को डोमिनेट करती है, दैट इज मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP बोलते हैं, ठीक है ना। दे डोमिनेटेड द पॉलिटिकल आइलैंड अफेयर्स ऑफ द आइलैंड। MPD जो है अभी हाल ही में 2018 के इलेक्शंस इसने जीते भी है। ओके, अब जैसे टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया की, भाई ये कैसे कैसे बना, कैसे कैसे यहाँ पर काम हुआ, क्या क्या हुआ। तो भाई इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही इसको अपन पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये देखना है 1947 क्या हुआ था। आपको पता था इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए थे। 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था, श्रीलंका को पहले साइलोन बोलते थे, ठीक है ना। 1954-55 बात करें तो बेटा पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक सीटो और सेंटो को ज्वाइन करा था। 1960 में बेटा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। 1962 में बेटा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, आपको पता है चाइना अंदर तक घुस आया था। 65 बेटा इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जहां पर UN इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन थे। देन 66 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान साइन ट्रीटी ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। फिर 71 की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द लीडर्स ऑफ द बांग्लादेश यहाँ पर आजाद हो रहा था। अगस्त में जाकर क्या हुआ था, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी 20 साल के लिए, आपको पता है। क्योंकि देखो बेटा क्या था, ये अभी जो ट्रीटी हुई है, यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन हुआ है, जो यहाँ पर बातें उठ रही थी कि भाई अब बांग्लादेश आजाद होगा, तो इंडिया को इस चीज की भनक पहले ही लग गई थी। तो हमने क्या किया, रशिया के साथ 20 साल का एग्रीमेंट कर लिया था, है ना। तो भाई ये बात हम कर रहे हैं आपकी मार्च की। अगस्त में हमने एग्रीमेंट कर लिया था रशिया के साथ कि हमें जरूरत पड़ेगी आपकी, तो आप हमें अपने आदमी भेजना। और फाइनली ये दिसंबर में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश आजाद हो गया था। तो बांग्लादेश नया कंट्री बन गया था, ठीक है ना। उसके बाद 72 में क्या हुआ था बेटा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। देन 74 की बात करें तो इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। 76 की बात करें बेटा तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक टाइज करे गए थे। 85 दिसंबर 1985 में क्या हुआ था, साउथ एशियन लीडर्स साइन दी सार्क चार्टर ऑफ द फर्स्ट समिट इन ढाका। अब ये सार्क क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, अब मुझे इतना जान लो कि यहाँ पर जो है साउथ एशियन कंट्रीज ने आकर ये सार्क चार्टर ज्वाइन करा था। 87 में क्या हुआ था बेटा, इंडिया और श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था, जिसमें इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, ओपन इन श्रीलंका, ऑपरेशन इन श्रीलंका, ऑपरेशन श्रीलंका में, है ना। उसके अगेंस्ट उन्होंने पीस कीपिंग ट्रीटी भेजी थी। 88 में क्या हुआ था, इंडिया ने अपनी ट्रूप्स यानी अपनी आर्मी भेजी थी, मालदीव्स भेजा था टू फॉइल अ कूप अटेम्प्ट बाय दी मर्सेंट्रीज, ठीक है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज ऑन ईच अदर। ये भी 1988 में हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बम का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। देन 96 की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश ने फरक्का ट्रीटी करी थी फॉर शेयरिंग दी रिवर वाटर, गंगा का पानी शेयर करने के लिए फरक्का पे ट्रीटी हुई थी। 1998 मई में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में इंडिया और पाकिस्तान ने फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दिसंबर में क्या हुआ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में FTA हुआ, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया हुआ। 2004 में आके साफ्टा साफ्टा साइन हुआ था, जिसमें 12th सार्क समिट हुई थी इस्लामाबाद में। 2007 में बेटा अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन कर लिया था। एंड 2014
एंड 2014 नवंबर की आप बात करें तो काठमांडू नेपाल जो है वो सार्क का समिट में इंक्लूडेड था। 1860 सॉरी काठमांडू में सार्क की समिट हुई थी, 1860 समिट हुई थी काठमांडू नेपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था। ओके, बात करते हैं बांग्लादेश की। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको रिपीटेटिव मिलेंगी जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ओके, बात करते हैं बांग्लादेश की। तो आपको पता है बांग्लादेश क्या था, पहले वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1947 से लेकर 1971 तक, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर पार्टीशन हुआ था जिसमें बंगाल और आसाम, सॉरी इस की बात करें बांग्लादेश की बात करें तो भाई बांग्लादेश, ये बांग्लादेश बना कैसे, जो बंगाल और आसाम बनाया गया था ब्रिटिश टाइम के टाइम पर, वो बाद में जाकर बांग्लादेश बनता है, ठीक है ना। ब्रिटिश और आसाम के टाइम, ब्रिटिश और आसाम जो था हमारे देश का हिस्सा था, आज वो बांग्लादेश है। सो कंसिस्टेड दी पार्टीशन्ड एरियाज, कौन कौन से एरियाज, इसमें बंगाल का कुछ हिस्सा है और आसाम का कुछ हिस्सा है, जो कि अंग्रेजों ने उस टाइम पर बंगाल डिवीजन किया था, ठीक है ना। रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो उर्दू लैंग्वेज इंपोज करना चाह रही थी। भाई वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। तो भाई जो डोमिनेशन कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान कि हम उर्दू लैंग्वेज को इंपोज करना चाहते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने रिवोल्ट किया था। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो यहाँ के पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने यहाँ पर कंट्री की ऑटोनॉमी यानी कंट्री की फ्रीडम मांगी थी। 1970 में आकर क्या होता है, उन्हीं की जो पार्टी थी अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान वन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। अब आपको पता है भुट्टो और मुजीबुर रहमान के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, भुट्टो और मुजीबुर रहमान के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान जीत गए थे, वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो जीत गए थे, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे चलकर वॉर हो गई थी, ठीक है ना। तो अवामी लीग किसकी है, ये बेटा शेख मुजीबुर रहमान की ही पार्टी है। ये ईस्ट पाकिस्तान में सारे सीट्स जीत जाती है एंड सिक्योर्ड द मेजोरिटी इन दी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द होल ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान में डोमिनेटेड थी, लीडर रिफ्यूज टू कन्विंस द असेंबली, उन्होंने कहा हम इनकी जीत को नहीं मानते हैं, हम इनकी जीत को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर अरेस्ट कर लिया और पाकिस्तान आर्मी का जनरल याया खान ट्राइड टू सप्रेस दी मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी। बांग्लादेश फॉर्म्ड इन दिसंबर 1971, फाइनली 1971 में बांग्लादेश बन जाता है, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है जिसमें उन्होंने सेकुलरिज्म की बात करी, डेमोक्रेसी की बात करी और सोशलिज्म की बात करी। 1975 में बेटा शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करते हैं, फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज हैज दी एक्सट्रीमिस्ट पावर, बहुत पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास पे। इसके अलावा उन्होंने अबॉलिश कर दिया अपनी अपनी खाली पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन दी ड्रामेटिक एंड ट्रेजेडिक डेवलपमेंट, इन अ ड्रामेटिक एंड ट्रेजेडिक डेवलपमेंट शेख मुजीबुर वाज असैसिनेटेड इन मिलिट्री कूप इन अगस्त 1975। क्या हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, ट्रेजेडिक डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे डेवलप। भाई इंडिया इज अ स्लो कंट्री, इंडिया जो है वो ग्रो कर रही है, वो स्लोली ग्रो कर रही है, बट बांग्लादेश में अचानक से बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान की वजह से। लेकिन उनको बाद में पकड़कर मिलिट्री ग्रुप ने पकड़कर उनको फिर मार दिया, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। फिर नई मिलिट्री रूलर बना था बेटा वहां पर जिया उल रहमान नाम है उनका, यानी शेख मुजीबुर रहमान के बाद कौन आया, जिया उल रहमान। उन्होंने अपनी यहाँ पर बांग्लादेश में एक नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के इलेक्शंस उन्होंने जीत लिए। उनको भी किसी दूसरे मिलिट्री कूप ने मार दिया था, ठीक है ना। क्या नाम है, HM इरशाद, क्या नाम है, HM इरशाद। इरशाद वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन इन 1990, फिर उनको मजबूर किया गया कि भैया आप यहाँ पर जाइए, क्योंकि मास प्रोटेस्ट हुआ था उनके अगेंस्ट। इलेक्शंस हुए थे 1991 में, उसके बाद से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है, यानी कि कोई भी मिलिट्री रूल अब नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या हुआ, पहले जब शेख मुजीबुर रहमान थे तो वहां पर मिलिट्री कूप करके उनको हटा दिया गया था। फिर जब वहां पर मिलिट्री कूप हटा करके जिया उल रहमान आए तो इनको भी मिलिट्री कूप के थ्रू हटा दिया गया था। उसके बाद से फिर बांग्लादेश में हर टाइप पर डेमोक्रेसी चल रही है। ओके, तो आई होप आपको बांग्लादेश क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेपाल की। तो आपको पता है नेपाल जो है, हालांकि छोटी छोटी चीजें हम इनके बारे में जान चुके हैं। नेपाल बेटा पहले इट वाज अ हिंदू किंगडम पास्ट में, देन उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, फिर मॉडर्न पीरियड में आज के टाइम पर मॉडर्न पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और आज के टाइम पर वहां पर डेमोक्रेटिक चीजें चल रही है, ठीक है ना।
किंग एक्सेप्टेड डिमांड ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। 1990 में क्या हुआ, जो राजा था उसने बोला कि भाई ठीक है, हम आपकी डिमांड मानते हैं, हम नेपाल का संविधान बनाएंगे। फिर क्या होता है, 2002 में बेटा किंग जो है वो पार्लियामेंट को अबॉलिश कर देता है और गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देता है। फिर 2006 में आकर किंग जो है वो ही वाज फोर्स्ड टू रेस्टोर द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि भाई जहां पर रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो पार्लियामेंट उसने अबॉलिश कर दी थी वापस से उसको खड़ा करना पड़ा। दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002। मूवमेंट वाज लार्जली बाय एसपीए, एसपी क्या है, 7 पार्टी अलायंस एंड माओइस्ट सोशल एक्टिविस्ट। इन लोगों ने मिलकर ये मूवमेंट चलाई थी, राजा को हटाने की बात करी गई थी। 2008 में आके नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की, और 2015 में आकर इनका अपना खुद का एक संविधान बनता है। ठीक है ना, तो यही आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी रहेंगी। फिर आता है श्रीलंका। आपका पता है, आपको श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भयंकर सीरियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, किसके बीच में, सिंगल्स एंड तमिल्स के बीच में। ठीक है ना, बहुत सारे वहां पर मेजोरिटी किस चीज की है, मेजोरिटी है सिंगल कम्युनिटी की। वो दे वर हॉस्टाइल विद द नंबर ऑफ Tamils migrated from India to Sri Lanka and settled there। तो वो तामिल जो इंडिया से गए थे श्रीलंका में रहने के लिए और वहीं सेटल हो गए, उनके लिए सिंगल कम्युनिटी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती थी। ठीक है ना, उनकी बात नहीं मानती थी। माइग्रेशन बेटा आजादी के बाद भी यहाँ पर कंटिन्यू होता चला गया। ठीक है ना, सिंगल्स वर नॉट रेडी टू गिव कंसेशन टू तमिल्स के साथ वो रहने के लिए, उनके साथ कंसेशन देने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, है ना। Neglected Tamils under Litte, जिसको बोलते हैं लिटरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम, fought an armed struggle with the श्रीलंकन आर्मी। दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी, लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच में लड़ाई भी हुई थी, और उन्होंने क्या डिमांड करा कि भैया हमें अलग से अपना एक स्टेट बनाकर दे दीजिए, दैट इज तमिल एल्लम। एल्लम का मतलब होता है स्टेट। ठीक है ना, इन दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो श्रीलंका आपका कुछ बेटा इस तरीके से दिखता है। ओहो, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से ऐसे ऐसे दिखता है। ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पर ये तमिल्स रह रहे थे, यहाँ पर उन्होंने डिमांड करी कि हमको अलग से हमारा एक स्टेट बनाकर दे दीजिए। 87 में क्या होता है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जो है पहली बार श्रीलंकन तमिल्स का जो इशू होता है उसमें इंटरफेयर करती है और एक अकॉर्ड साइन करती है ना, एंड सेंड ट्रूप्स। आपको याद है, पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजे थे उसने। स्टेबलाइज रिलेशंस विद श्रीलंकन गवर्नमेंट, कि भाई जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ जो दिक्कतें चल रही हैं, जो वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, पहली बार इंडिया की गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर करा था 1987 में। ठीक है ना, इंडियन आर्मी गॉट टू फाइट विद द लिट्टे। इंडियन आर्मी ने बेटा लिट्टे के अगेंस्ट जाकर फाइट करी थी। फिर क्या हुआ, 1989 में बेटा आईपी किया, दैट इज इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। आपको याद है कि नहीं आता, मैंने आपको बताया ना, ये भेजी थी, पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आर्मी भेजी गई थी, ये आर्मी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाती और उसको वापस बुला लिया जाता है। ठीक है ना, फिर आते हैं आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसे कि आपकी नॉर्वे और आइसलैंड। दे ट्राइड टू ब्रेक दी वार्निंग ग्रुप्स बैक टू दी नेगोशिएशंस। इन लोगों ने इंटरवेन करके बोला कि भैया शांत हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। लेकिन इनकी बात भी नहीं मानी जाती है, कुछ कुछ बातें मान ली जाती हैं। फाइनली क्या होता है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई होती है दोनों ग्रुप्स के बीच में, जिसमें लिट्टे वाज वैंक्विश्ड इन 2009। फाइनली लिट्टे यहाँ 2009 में जाकर खत्म हो जाता है। तो श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। तो पहली कंट्री कौन सी है साउथ एशिया में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा, दैट इज श्रीलंका, एंड द हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी फॉर मेनी ईयर्स। और इसके बाद भी कई सालों तक श्रीलंका की जो जीडीपी है वो टॉप पर रहती है in terms of we talk about South Asia। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपको पता है भाई इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी कुछ चर्चे में रहते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें जानते भी हैं। इंडो पाक की बात करें बेटा, 1947 से 48 के बीच में क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था प्रोविंस का और एक नया देश पाकिस्तान बन गया था। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं, एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जेएमके डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, तो कह रहा है 1947 से 48 तक यहाँ पर वॉर हुई थी। उस वॉर में किस चीज पर बात करी गई थी कि भाई कश्मीर हमारा है, इंडियन प्रोविंस कह रहा है कि वो हमारा है, तो एलओसी से इसको कंट्रोल करा जा रहा है, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल से इसको अलग रखा गया है। ठीक है ना, पाकिस्तान स्पाई एजेंसी, खुफिया एजेंसी जिसका नाम है आईएसआई, जिसका पूरा नाम क्या है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है ना, दे वर ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। अब देखो वो चुपचाप इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए इंडिया के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे सीक्रेटली। उन्हें पता था कि अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो इंडिया से हम मुंह खाएंगे,
तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम श्रीलंका और नेपाल से हम बात करते हैं, उनके थ्रू इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में आपकी आती है बेटा इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 में, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडस पानी को शेयर करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी बेटा कि इंडिया इसका 20% पानी यूज करता है, बांग्लादेश इसका 80% पानी यूज करता है। लेकिन मैम दोनों में ट्रीटी क्यों हुई? अक्सर आपने देखा होगा इंडिया जो है वो धमकाता है पाकिस्तान को कि कायदे में रहना, नहीं पानी बंद कर देंगे हम अपना, क्योंकि जो इंडस नदी है बेटा वो ऐसे जाती है, फिर ये जम्मू कश्मीर से निकलती हुई फिर इधर पाकिस्तान में घुसती है। तो इंडिया कहता है कि हम यहाँ पानी रोक लेंगे तो मैं पाकिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, तो कायदे में रहना, हमसे बिल्कुल चूचा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम इंडिया भले 20% पानी यूज करता है, लेकिन अगर इंडिया चाहे इंडस पानी रोक दे तो इंडिया जो है वो इंडस पानी रोक सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रीटी करी हुई है जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है ना। ओके, विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी किसने कराई थी? तो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। बोथ द कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन द सर क्रीक ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो दोनों कंट्रीज के बीच में रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक की कोई लाइन डिमार्केट नहीं करी गई कि यहाँ तक हिस्सा तुम्हारा है, यहाँ तक हिस्सा हमारा है, ये नहीं है। बाकी हर जगह हमारे यहाँ लाइन बनाई गई है। ओके, नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करें तो भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जहां हम वाटर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र को लेकर यहाँ पर ट्रीटी डिस्प्यूट रहा है हमारे यहाँ। इंडिया अनहैप्पी विद द बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। अब भाई क्या था, इंडिया इस चीज से खुश नहीं था कि बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, its support to anti-India Islamic fundamental groups, refusal to allow Indian troops to move to its territory in the northeast India, decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so, so through Bangladesh territory। मतलब इंडिया को इस चीज की नाराजगी रहती है कि यार हमने तो तुम्हें मदद करी आजादी दिलाने में, और हमने तुम्हें मदद करी आजादी दिलाने में, उसके बाद तुम हमारे ऊपर ही चढ़े चले जा रहे हो यार, हमारे इंडियन ट्रूप्स को अंदर नहीं आने देते हो, है हमको ट्रेड नहीं करने दे रहे, हमको तेल चाहिए, जैसे ये वाला पॉइंट है, नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, एंड इंडिया को नेचुरल गैस नहीं देने दोगे, और म्यांमार अगर देता है तो उसको भी धमका देते हो, ठीक है ना, और अलाउ म्यांमार टू डू सो, म्यांमार को भी नहीं करने दे रहे हो, एक तो खुद नहीं दे रहे और म्यांमार दे रहा तो उसको भी मना कर रहे हो। सो थ्रू दी बांग्लादेश टेरिटरी, नहीं जाने देंगे, नहीं घुसने देंगे, ठीक है ना, ये चीजें है। बांग्लादेश गवर्नमेंट फेल्ट दैट इंडिया इज एनकरेजिंग रेबेलियन इन चित्तौड़गढ़ हिल ट्रैक्स। बांग्लादेश कहता है कि इंडिया जो है वो जानबूझ के हमारे खिलाफ वहां के लोगों को भड़का रही है, भड़का रही है, हमारे अगेंस्ट रिबेल करने के लिए बोल रही है, भड़काई चली जा रही है, भड़काई चली जा रही है। ट्राइंग टू एक्सर्ट हिज नेचुरल गैस बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। उन्होंने बोला ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि भाई हमारे जबरदस्ती हम इनको अगर गैस नहीं दे रहे तो उस चक्कर में ये हमारे लोगों को हम ही के लिए भड़का रही है। तो ये इल्जाम लगाते हैं बांग्लादेश वाले इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। बांग्लादेश क्या था बेटा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक लुक ईस्ट पॉलिसी है। बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट सिंस 2014। मैंने आपको बताया कि पहले ये लुक ईस्ट थी, लुक ईस्ट के बाद इसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट बोल दिया गया है, बांग्लादेश उसका हिस्सा है। दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ एशिया वाया म्यांमार, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इंडिया और बांग्लादेश की क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं इंडिया और नेपाल की बात करें तो बेटा इनके बीच में भी ट्रीटी हुई है, द ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज। ये जो ट्रीटी हुई है उसमें क्या हुआ है, उसमें ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी इंडियन जा सकता है नेपाल काम करने के लिए, रहने के लिए, उसको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई भी नेपाली आ सकता है यहाँ पर काम करने के लिए, रहने के लिए, उसको यहाँ पर वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अक्सर आप देखते होगे बेटा आप लोगों के सिटीज में क्या होता है कि तिब्बतन मार्केट लगता है ना, नेपाली का मार्केट लगता है, तो ये होता है, ठीक है ना, ट्रीटी हमारे बीच में। मिसलेनियस की बात करें बेटा तो यहाँ पर दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे सार्क की, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सार्क बेटा कब बना था, 1985 में बना था। दूसरा है बेटा साफ्टा, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 2004 में इसको साइन करा गया था एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2006। तो 4 में साइन करा और 6 में आया। इस साफ्टा में क्या बोला गया है कि भाई आप सबसे कम टैरिफ लगाएंगे, कम से कम ट्रेड बैरियर में काम करेंगे। एम्स टू लोअरिंग द ट्रेड टैरिफ्स, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशिया। तो कम से कम आप ट्रेड लगाएंगे, लिमिट करेंगे, लोअर कर देंगे, कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे और मैक्सिमम फ्री ट्रेड करा जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक एंड दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत इजी है, इसमें आप यूएनओ वगैरह की बात करेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मतलब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबली काम कर रही है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। कितने मेंबर कंट्रीज है बेटा? 190 इसके मेंबर कंट्रीज है, लेकिन हर कंट्री के पास इक्वल राइट नहीं है, ठीक है ना। जो G7 मेंबर्स कंट्री के, जो G7 मेंबर्स कंट्री है जैसे यूएसए, उसके पास 16% इसका वो है, फंड देता है। जापान बेटा 6.15, जर्मनी इतना देता है, फ्रांस 4%, इटली 3% एंड कनाडा 2% देता है। तो टोटल में देखो बेटा, टोटल जो है इसमें 190 मेंबर्स है। 190 मेंबर्स में 5 कंट्रीज मिलाकर 41% यहाँ पर फंड जा रहा है। बाकी देख लो आप, बाकी जो आपकी बची हुई 185 कंट्रीज है वो 50% फंड बनाती हैं, ठीक है ना। और दूसरे मेजर कंट्री मेंबर्स, जैसे और मेजर मेंबर्स आर कौन कौन से हैं? चाइना है, चाइना इसका पार्ट है, इंडिया इतना शेयर करता है, रशिया इतना करता है, ब्राजील करता है, सऊदी अरेबिया करता है। देखो ये नंबर्स नहीं आएंगे आपसे, बट पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ आईएमएफ, ठीक है ना। क्या करते हैं ये लोग? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं ना, फाइनेंसेस को देखते हैं कि भाई किस कंट्री में कितना जरूरत है, कितना लोन देना है, कितना लोन लेना है, कैसे इनको हम मदद कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्ट कैसे कर सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना, इंटरनेशनली कैसे कर सकते हैं। चलो पहले बात करते हैं बेटा वर्ल्ड बैंक की। तो मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ये बनाया गया था, 1944 में ये बनाया गया था। एक्टिविटीज यानी इसका काम क्या है, किस चीज पर इसने फोकस किया है? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया। डेवलपिंग कंट्री का मतलब जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये डेवलपिंग कंट्री और आगे कैसे डेवलप हो सकती है उस चीज पर ये फोकस किया है इसने। और किस चीज पर फोकस किया है? वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस किया है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर किया है, जैसे इरिगेशन पे, रूरल सर्विसेज पर डेवलपमेंट किया है। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन का मतलब पोल्यूशन पे किया है, ठीक है ना। पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, एस्टैब्लिशिंग एंड रिएंफोर्सिंग रेगुलेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है कि भाई रोड बननी है, अर्बन डेवलपमेंट होना है, बिजली प्रोवाइड करनी है, इन सब पर ध्यान दिया गया है। एंड गवर्नेंस पर ध्यान दिया गया है कि भाई करप्शन कम करना है और लीगल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं। तो वर्ल्ड बैंक इन सब चीजों पर काम करता है, इन सब चीजों पर ध्यान रखकर काम करता है, ठीक है ना। प्रोवाइड्स लोन, कंट्रीज को लोन देता है एंड ग्रांट्स द मेंबर कंट्रीज after criticized for setting the economic agenda for the poorer nations. Often criticized, it is not after, it is often criticized for the setting the economic agenda for the poorer nations. Often criticized for settling the economic agenda for the poorer nations. बेटा ये दो okay, not for the okay, दो चीजें अलग अलग है। एक है often criticized for setting the economic agenda for the poorer nations। इसको क्रिटिसाइज, वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं कि भैया ये गरीबों के लिए काम करता है, अमेरिका जैसे कंट्री के लिए काम नहीं करता, ये गरीब कंट्रीज के लिए काम करता है। इसके अलावा उसको और चीज के लिए किस लिए क्रिटिसाइज करते हैं? फॉर दी पुअरर नेशंस फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स, कि भाई फ्री ट्रेड करिए आप, ठीक है ना। ओके, डब्ल्यूटीओ की बात करें बेटा, डब्ल्यूटीओ क्या है? इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये क्या काम करती है? ग्लोबल ट्रेड करवाती है, हर देश के बीच में ट्रेड करवाती है। कब सेटअप हुई थी? 1995 में सेटअप हुई थी बेटा। पहले बेटा गैट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसी का नाम बदलकर बेटा बाद में डब्ल्यूटीओ रखा गया था, ठीक है ना। तो एज द सक्सेसर टू गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क्रिएटेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स हैं, है ना। ऑल डिसीजंस आर टेकन अनलिमिटेडली, बट द मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज यूएसए, ईयू एंड जापान हैव मैनेज्ड टू यूज डब्ल्यूटीओ टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि इसमें मेंबर तो 164 है, लेकिन चलती वही 2-4 की है, जैसे यूएसए की चलती है, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन की चलती है, जापान की चलती है, ठीक है ना। और ये जितने भी कंट्रीज हैं ये ऐसे पॉलिसीज बनवाते हैं, ऐसे रूल्स फ्रेम करवाते हैं जिससे कि इनको फायदा हो, ठीक है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अक्सर इस चीज को कंप्लेन करती हैं कि भैया आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप उनके लिए ज्यादा झुकते हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं झुकते हैं, ठीक है ना। एंड बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स, कि भाई आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अमेरिका, ईयू और जापान के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, हमारे लिए आप कुछ नहीं करते। ओके, फिर आती है अगली ऑर्गेनाइजेशन, देखो आईएमएफ पढ़ लिया, वर्ल्ड ट्रेड पढ़ लिया, डब्ल्यूटीओ पढ़ लिया, आते हैं तीसरे चौथे पर, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको बोलते हैं आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1957 में स्टैब्लिश हुई थी। किसने केम इनटू बीइंग इम्प्लीमेंट? यूएस प्रेसिडेंट। किसने स्टैब्लिश कराई थी बेटा? यूएस प्रेसिडेंट, जिसका नाम है राइट एजोनर। ओके, एसियोनर, एटम्स फॉर पीस प्रपोजल, ये उन्होंने प्रपोज किया था।
इस प्रपोजल में क्या बोला गया, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि भैया जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो आप एटम बना रहे हो, उसका इस्तेमाल आप पीस लाने के लिए करेंगे, पीस को बिगाड़ने के लिए नहीं करेंगे, एंड टू प्रिवेंट यूज ऑफ मिलिट्री पर्पस। तीसरा आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बेटा ये ह्यूमंस के राइट्स के लिए काम करती है ना, ये बोलती है कि भैया दे वर्क फॉर दी राइट्स फॉर द ह्यूमंस, लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करती है इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसने क्यूबा में जो प्रॉब्लम आई थी, दुनिया भर से अमेरिका ने लोग उठा लिए, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएनओ में इसको लेकर आई थी। ओके, प्रिपेयर एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है ना। गवर्नमेंट हमेशा इनकी रिपोर्ट से खुश नहीं रहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर, भाई किसी देश में जैसे क्यूबा की बात करें, अब क्यूबा जो है वो अमेरिका का एक नेवल बेस है, अब क्यूबा में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी यूएनओ में कि भैया यहाँ पर अमेरिका लोगों को परेशान कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका को इनकी बात पसंद नहीं आएगी, इनकी रिपोर्ट पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो गलत चीजें हैं उनको दिखाता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट वॉच की बात करते हैं, तो ये भी एक तरीके से एनजीओ है। एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ है जो कि लोगों की राइट्स के लिए काम करता है। दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएसए। यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के मैक्सिमम राइट्स के लिए काम करती है, ठीक है ना। मीडिया का अटेंशन यहाँ पर अट्रैक्ट करती है, लोगों को इंटरनेशनल कोलिशंस बनाने में हेल्प करती है। बैन लैंड माइंस, है ना। स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर, जो बच्चों को जबरदस्ती आप सोल्जर्स बनाने में भर्ती कर लेते हैं, उन सब चीजों के लिए ये अगेंस्ट आती है, ठीक है ना। एंड टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर आती है टाइमलाइन ऑफ द टाइमलाइन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ यूएनओ। अब भाई यूएनओ कैसे बना ये जानते हैं, तो बेटा यूएनओ 3 लोगों से मिलकर बना था। 1941 अगस्त में क्या था, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ब्रिटिश के पीएम विंस्टन चर्चिल, एंड दोनों ने, 2 लोग, ये यूएस के थे और ये ब्रिटिश के थे, ये एक बैटल शिप में मिले जिसको कहते हैं द क्रूजर। ये कहाँ मिले थे बेटा, बीच अटलांटिक ओशन के बीच में मिले थे, और वहां पर उन्होंने एक अटलांटिक चार्टर साइन करा था, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जनवरी 1942 में क्या हुआ, 26 अलाइड नेशंस जो एक्सेस पावर की तरफ की थी वो वॉशिंगटन डीसी में मिली, और उन्होंने इस अटलांटिक चार्टर को सपोर्ट किया, और उन्होंने साइन करके एक यूएनओ स्टैब्लिश कर दिया जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। तो यूएनओ कैसे स्टैब्लिश हुआ ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पहली बार यूनाइटेड नेशंस करके एक टर्म यूज करा गया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द टर्म यूनाइटेड नेशंस वॉज यूज्ड। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद बेटा दिसंबर 1943 में तेहरान क्या है बेटा, ये ईरान की कैपिटल है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपने 3 पावर्स यूएसए, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन ने आकर यहाँ पर इस चार्टर को साइन किया था। यूएनओ चार्टर बेटा फाइनली एमर्ज होता है 3 मेजर कॉन्फ्रेंसेस के बाद, यानी यूएनओ जो बना है उससे पहले 3 मेजर कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके बाद यूएनओ बना। सबसे पहले आता है बेटा आपका डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस, ये 1944 में हुई थी, जिसमें 4 मेजर पावर्स थी, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया एंड चाइना। उस टाइम पर तो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन तो 1991 में आके डिसइंटीग्रेट हुआ है, इसलिए हम सोवियत यूनियन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अग्रीड क्या किया, फॉर द एम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूएनओ, कि हाँ भाई ये यूएनओ बनाना चाहिए, है ना। उन्होंने क्या बोला कि एक उसकी असेंबली होगी, एक सिक्योरिटी काउंसिल होगा, एक सेक्रेटरीट होगा, और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है ना, जहां ग्लोबली आप जाकर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। फिर फरवरी 45 में क्या हुआ, दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जिसको बोलते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बिग 3 बोलते हैं। इसमें 3 मेजर कंट्रीज थे, रूजवेल्ट था इसमें बेटा, चर्चिल थे, एंड इसमें स्टालिन थे। यानी कि रूजवेल्ट कहाँ के हैं आपके, सॉरी ओके, रूजवेल्ट है आपके यूएस के बेटा, चर्चिल है ब्रिटेन के, एंड स्टालिन आपके हैं रशिया के, ठीक है ना। ओके, दे डिसाइडेड कि भाई जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, इट शुड बी ऑन द वोटिंग प्रोसीजर टू बी डिसाइडेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज टू बी ओपन टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज, कि भैया जो कंट्री चाहे इसका मेंबर बन सकता है। फिर तीसरी आती है बेटा अप्रैल मई में हुई थी 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। 2 महीने चली थी ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। 2 मंथ लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद जून 26 1945 में यूएन चार्टर को साइन करा था बेटा 50 नेशंस ने। पोलैंड को इसने 15 अक्टूबर को साइन किया था, एंड पोलैंड यहाँ इसकी 51 कंट्री थे, तो पोलैंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आता है। यूएनओ में प्रेजेंटली आज की बात करें तो बेटा इट इज 193 मेंबर कंट्रीज है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। यूएनओ की बेटा 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशिया, चाइनीज एंड अरबिक। ओके,
चलो इसके फ्लैग की बात करें तो बेटा इसके फ्लैग जो उसका एम्बलम है उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, एंड सर्कल विद दी 2 ऑलिव ब्रांचेस, है ना, ऑलिव ब्रांचेस से इसको ऐसे कवर करके रखा हुआ है। 30 अगस्त 1945 के दिन इंडिया जो है वो यूएनओ को ज्वाइन करती है। अब ये तो हो गया। अब आज के टाइम पर अगर सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने सबसे लास्ट में यूएनओ को ज्वाइन करा है, तो इट इज साउथ सुडान बेटा। इसने इट इज दी 193rd ऑलमोस्ट रीसेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो इन्होंने 2011 में ज्वाइन करा है। इसके बाद अभी ऐसी कोई भी कंट्री नहीं आई है जिसने यूएसए को ज्वाइन करा, सॉरी यूएनओ को ज्वाइन करा होगा, ठीक है ना। चलो फेमस कोटेशंस रिलेटेड टू यूएनओ। अब यूएनओ में कौन कौन से फेमस कोटेशंस बोले गए थे, किस किसने बोले थे, कब कब बोले थे। यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। ये एक कोटेशन आया था कि भाई यूएनओ जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि आप ह्यूमैनिटी को हेवन ले जाओ, बल्कि वो इसलिए बनाया गया था कि जो हेल चल रहा है उससे बचा सको उसको, ठीक है ना। ये किसने बोला था, इट वाज सेड बाय डैग हैम्स्कर-जोल्ट, ठीक है ना, हैम्स्कर-जोल्ट, ओके। द यूएन सेकेंड जनरल सेक्रेटरी, ही वॉज दी यूएनओ के ये सेकेंड जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। फिर आता है जॉर्जो इज बेटर देन वॉर 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 वॉर, कह रहा है कि बात करना ज्यादा बेटर है, लड़ाई लड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। जॉर्जो का मतलब ये मुंह चला लो, सब कुछ कर लो, जॉ कर लो, जॉ लेकिन लड़ाई मत करो। ये किसने किया था, बोला था बेटा विंस्टन चर्चिल ने, जो कि आपको ब्रिटिश के पीएम है। ओके नाउ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूएनओ। भाई यूएनओ में कौन कितना पैसा देता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है, तो बेटा यूएसए जो है इट इज दी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, 22% का करता है बेटा। 2004 में भी देखो उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा, 2023 में कितना था, 1.44%। देख लो, यूएसए देता है 22%, इंडिया देता है 1%। तो भाई जब 22% उसको यूएसए से मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है यूएसए की बात तो मानी जाएगी, ठीक है ना। ओके तो कितना हमारा बजट, हमने कितना यूएन बजट बनाया था अपना, $32.895 मिलियन, ओके। यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात करें, इनका नाम है बान की मून, ठीक है ना। इन्होंने यूएन एट द रेट 70 ज्वाइन करा था, यूएन एट द रेट 70 को ज्वाइन करा था टू सेलिब्रेट दी 70th एनिवर्सरी इन न्यू दिल्ली इन 2015। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। भाई कौन से इंपॉर्टेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स बने थे, ओके। तो भैया पहले कौन थे बेटा, पहले आपके थे बेटा ट्रेवगे लाई, ठीक है ना, 1946 से 52 तक थे बेटा। ही वाज द नॉर्वे फॉरेन मिनिस्टर थे एंड वर्क फॉर दी सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है सीज फायर आज भी चलता है कश्मीर इशू को लेकर, तो उस पर उन्होंने काम किया था, ठीक है ना। देन सोवियत यूनियन अपोज हिज सेकंड टर्म। रशिया ने बोला कि भैया इनको दोबारा नहीं आना चाहिए। भाई जिस कंट्री के खिलाफ उन्होंने काम किया उस कंट्री ने उनको अपोज करा, सिंपल सी बात है। तो भाई रशिया ने बोला, सोवियत यूनियन ने बोला कि इनका दोबारा टर्म नहीं होना चाहिए एंड रिजाइन फ्रॉम दी पोस्ट क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज फेलियर टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू दी कोरियन वॉर, ठीक है ना। फिर आते हैं, अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम यूएनओ के एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आते हैं, सबसे पहले आते हैं आपके डैग हैम्स्कर-जोल्ट। 53 से लेकर 61 तक इनका टेन्योर था। ये स्वीडन के थे, इन्होंने स्वीडन स्विस कैनाल इशू जो था उसको रिजॉल्व किया था। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था पोस्ट मिनिस्ट्री, का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है ना। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 61 में, किस लिए, जो कॉन्गो में क्राइसिस हुई थी उनको सेटल करवा दिया था उन्होंने, ठीक है ना। ये इनकी फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर आते हैं कुर्ट वाल्डेहेम, ये ऑस्ट्रिया के थे बेटा, यू कैन सी हिम। 92 से लेकर 81 तक इन्होंने क्या बेटा, जो नामीबिया और लेबनान में प्रॉब्लम चल रही थी उसको रिजॉल्व करा था। और चाइना ब्लॉक्ड हिज थर्ड टर्म, चाइना ने बोला तीसरी बार ये नहीं आएंगे, बहुत आ चुके हैं, हमको परेशान कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर आते हैं कोफी अन्नन, ये 97 से लेकर 2006 तक के थे बेटा, ये घाना के थे, ठीक है ना। किस लिए इन्होंने काम किया, क्रिएटेड ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। उस टाइम पर ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, एड्स, है ना। आज के टाइम पर तो फिर भी इनका ट्रीटमेंट है, बट उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। उसके उन्होंने काम किया। डिक्लेयर्ड यूएस लेड इन्वेजन इन इराक एज एन इलीगल। अब याद करो, इराक में चलती हुई जब ट्रूप्स जा रहे थे उनको पकड़कर हमला कर दिया था। ईरान ने बोला हमारे ऑयल फील्ड चुराना चाह रहे थे, है ना, तो उनके इस हमले को इलीगल डिक्लेयर करा था। एस्टैब्लिश पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया था, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया था 2005 में, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 2001 में। फिर आते हैं आपके बान की मून, ही वॉज फ्रॉम पीपल रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। किस चीज पर उन्होंने फोकस किया, एमडीजी पर फोकस किया, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। तो इन्होंने इस चीज पर फोकस किया। देन आता है एंटोनियो गुटेरेस, ये आज भी ये काम कर रहे हैं, 2017 में है, पोर्चुगल के हैं एंड ही इज अ फॉर्मर पीएम ऑफ पोर्चुगल एंड यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज
2005 से लेकर 2015 तक ये ही वॉज अ कमिश्नर फॉर दी रेफ्यूजीज ऑल्सो, और ये पोर्चुगल के पीएम भी रह चुके हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ द सोशलिस्ट इंटरनेशनल फ्रॉम 1999 टू 2015। तो ये इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, और सबसे पहले ये आपको क्या इमेज दिख रही है, अब हम एक एक करके यूएनओ के अलग अलग जो उसके ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे जनरल असेंबली के बारे में। ये जो फोटो आपको दिख रही है, दिस इज जनरल असेंबली, दिस इज जनरल असेंबली। आई होप आपको इनके 6 ऑर्गन्स के बारे में पता होगा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। आई होप यू नो ऑल दीज थिंग्स। डू यू नो ऑल दीज थिंग्स और नॉट? तो जनरल असेंबली होता है एक, फिर होता है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको हम ICJ बोलते हैं, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है, फिर इकोसॉक आता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर आता है आपका द सेक्रेटरीट, ठीक है ना। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। जनरल, ओ माय गॉड, यस, जनरल असेंबली की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। जनरल असेंबली का मतलब होता है जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, लोकसभा है, बहुत बड़ी है, ऐसे ही बेटा यूएनओ की सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी है? इट इज द जनरल असेंबली, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ। जो भी मेंबर्स यूएनओ के मेंबर्स होते हैं वो सब जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। सो ऑल मेंबर्स ऑफ यूएनओ आर मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। यहाँ पर हर एक कंट्री जो है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, यहाँ पर हर एक कंट्री बेटा अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, ठीक है ना। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो ऐसा नहीं कि ये 5 के 5 वोट करते हैं, वोट एक ही काउंट होता है। जैसे इंडिया से 5 गए, पाकिस्तान से 5 गए, चाइना से 5 गए, श्रीलंका से 5 गए, तो आप बोलोगे मैं 5-5 के हिसाब से 20 वोट हो गया, नहीं, ये 4 ही वोट कहलाएगा, ठीक है ना। मेंबर्स आप अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, बट आपका वोट एक ही कहलाएगा, ठीक है ना। एंटाइटल्ड टू 1 वोट इन जीए, जीए इज जनरल असेंबली, ओके। Thus all member states have equal status in GA. GA में हर एक मेंबर के पास इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। मीट्स ओनली वंस फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार ये मिलते हैं। स्पेशल सेशन जो है वो कभी भी हो सकता है, कभी कोई मान लो ऐसी क्राइसिस आती है तो उसमें आप स्पेशल सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, जनरल असेंबली अपना एक नया प्रेसिडेंट चुनती है, ठीक है ना। डिसीजन जनरली जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ ली जाती है, और इंपॉर्टेंट इश्यूज में 2/3 मेजोरिटी के साथ ली जाती है। सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है बेटा आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपकी दूसरी ऑर्गन है यूएनओ की। इसकी बात करें बेटा तो इसमें आपके सिक्योरिटी काउंसिल में बेटा क्या होता है, इसमें आपके 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, 15 मेंबर्स होते हैं। इस 15 मेंबर्स में 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ यूएनओ कहते हैं, यानी कि जो भी चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है वो यहीं से एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें टोटल मेंबर्स आपके 15 होते हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट है, और जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया। ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और यहाँ पर हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता रहता है जनरल असेंबली का मेंबर बनने के लिए, ठीक है ना। सो द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इनको चुनती है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुनती है। 2 साल के बाद ये फिर से बेटा री इलेक्ट नहीं हो पाते, इमीडिएटली नहीं हो सकते, है ना। कि जैसे मान लो अभी अगर इसके हम इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 2024 में, अगर हम इस साल हमारा अगले साल अगर इलेक्शन होना है तो अगले साल हम इलेक्शन के लिए फिर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 ईयर। अचानक से मतलब अगर आपका टर्म खत्म हुआ तो आप फिर से उसी टाइम री इलेक्ट नहीं हो सकते, आपको गैप चाहिए, ठीक है ना। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपको इस तरीके से इलेक्ट करते हैं। सो the non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. इस तरीके से इलेक्ट करते हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो ऐसे इलेक्शन होता है जिसमें वो पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर सके। ईच मेंबर हैज 1 वोट, यहाँ पर भी हर इंसान के पास 1 वोट होता है। डिसीजन जो देखे जाते हैं वो बेटा एटलीस्ट वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। अब जैसे किसी बात पर अगर डिसीजन लेना है तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स का होना चाहिए, प्लस इसके बाद देखो आपको पता है 15 मेंबर्स हैं। अब नॉन परमानेंट से कितने आए? 4 आए, तो कितने हो गए? 9 हो गए, तब जाकर यहां पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 5 मेंबर्स का ये परमानेंट मेंबर्स तो इंक्लूड होने ही होने चाहिए। ओके, सो ईच मेंबर हैज 1 वोट, डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट, मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। भाई 15 का आधा क्या होगा? भाई 15 क्या 16 लो तो 8 होगा, इसलिए 9 रखा गया है इसको, ठीक है ना। भाई 14 करोगे तो 7 हो जाएगा,
15 करोगे तो यहाँ पर 9 रखा गया है, ठीक है ना, 9 रखा गया है। तो इसमें बोल रहा है कि 9 मेंबर्स की मेजोरिटी के साथ आप कोई डिसीजन पास कर सकते हैं। ओके, इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर परमानेंट मेंबर्स नहीं होंगे तो वो डिसीजन पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। ईच परमानेंट मेंबर्स हैज पावर टू रिजेक्ट और वीटो द डिसीजन। हर एक परमानेंट मेंबर्स यानी चाइना और ये फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड रशिया के पास ये पावर है कि वो किसी भी डिसीजन को वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है। जब वो ऐसा अगर अपना कोई भी देश वीटो पावर यूज करता है तो इसका मतलब वो एक नेगेटिव वोट है। दैट मींस हम नहीं चाहते वो चीज पास हो, है ना, वो नेगेटिव वोट हुआ। दिस मींस अ नेगेटिव वोट बाय एनी वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स वुड लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। कैंसिल हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन आगे पास नहीं होगा। सिक्योरिटी काउंसिल बेटा पावरलेस बन जाती है कब? टू एक्ट इफ देयर इज सच एन इशू बाय एनी परमानेंट मेंबर। मान लो कोई भी एक परमानेंट मेंबर जो है अपनी वीटो पावर इस्तेमाल कर लेता है तो ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल पावरलेस है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक मेंबर अगर अपनी वीटो पावर यूज कर लेगा तो वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो ऐसे में दिक्कत आती है कि भाई करे तो करे क्या, पावरलेस हो गया एकदम, ठीक है ना। फिर क्या होता है? मीट once in a month but in case of emergency its meeting may be held whenever required। वैसे महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें आप कभी भी मिल सकते हैं जब रिक्वायरमेंट हो। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भाई किसने कितनी बार यूज करा है। तो देखो बेटा, अगर एज ऑफ मार्च 2024 की बात करें तो वीटो पावर बेटा 320 बार यूज कर चुका है यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रशिया यानी सोवियत यूनियन करता है, 128 टाइम्स यूज करा हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ द वीटो। यूएसए ने कितनी बार किया बेटा? 85 बार किया है। यूके यानी ब्रिटेन ने कितने बार किया है? 29 बार किया है। चाइना ने बेटा 19 बार किया और फ्रांस ने 18 बार इसको यूज करा है। तो ये है सबकी वीटो पावर्स। ओके, मेंबरशिप ऑफ यूएनओ सेक्रेटरी काउंसिल वाज एक्सपैंडेड फ्रॉम 11 to 15 इन 1965। यानी जब ये बना था तब इसमें सिर्फ 11 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग 5 मेंबर्स। 5 के बाद इसमें 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन 65 में आकर 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसके परमानेंट मेंबर्स चेंज नहीं हुए थे, वो 5 के 5 ही थे, नॉन परमानेंट में चेंज लाया गया था, ठीक है ना। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द मिनिमम नंबर ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो इंडिया इसमें सपोर्ट करता है। तीसरा आता है बेटा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक कि भाई ये ऐसा कोर्ट है जहां इंटरनेशनली अगर कोई मुद्दा आता है, इंटरनेशनल किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? हेग यानी नीदरलैंड में है। किस चीज पर काम करता है? जुडिशियल ऑर्गन है ये यूएनओ का। इसमें आपके 15 जजेस होते हैं और इन 15 जजेस को बेटा अलग अलग जगह से इलेक्ट किया जाता है बाय दी जनरल असेंबली एंड एससी का मतलब यहाँ पर कुछ और मत लगाना, इट इज सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। जज का टर्म कितना होता है बेटा? 9 साल का इनका टर्म होता है। नो 2 जजेस कैन बी सिटीजंस ऑफ द सेम कंट्री। एक ही देश के 2 जजेस नहीं हो सकते हैं, एक देश से एक ही जज आएगा। तो भाई कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। वो 15 जजेस अलग अलग 15 कंट्रीज के होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है बेटा आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये भी एक है और इसकी एक बॉडी है, ठीक है ना। क्यों बनाई गई थी? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट उन एरिया का करना है जहां पर फॉरेन रूल ड्यूरिंग अंडर द फॉरेन रूल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये उस एरियाज के लिए, उन कंट्रीज के लिए काम करता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में था। जैसे हमारा इंडिया, वो एक फॉरेन कंट्री के अंडर में था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। यस, हम ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, ठीक है ना। काउंसिल वाज आल्सो टू टेक स्टेप्स टू हेल्प अटेन सेल्फ गवर्नमेंट। काउंसिल ने इस चीज में मदद करी कि भाई हर देश की अपनी खुद की सरकार हो, कोई किसी कंट्री को कंट्रोल ना करे, कोई किसी की कॉलोनी ना हो, ठीक है ना। काउंसिल वाज नाउ मीट ओनली इफ रिक्वायर्ड टू डू सो। और काउंसिल ये मिलती कब है? ये काउंसिल तभी मिलती है जब जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत नहीं होती है तो फिर काउंसिल नहीं मिलती है। फिर आती है बेटा आपकी इकोसॉक। इकोसॉक क्या है? इट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है ना, इट इज इकोसॉक। ओके, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं बेटा? इसमें 54 मेंबर्स होते हैं। जनरल असेंबली इसको इलेक्ट करती है, 3 साल के लिए करती है। किन चीजों पर काम करती है? अब देखो नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिक, इकोसॉक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। ये इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करती है और सोशल इश्यूज को डिस्कस करती है। मेनली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिकली चीजों को कैटर करती है, सोशली करती है, कल्चरली करती है एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को केटर करती है। इतनी चीजें ही आएंगी बेटा, इससे ऊपर आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। फिर आपकी लास्ट बॉडी आती है और इसको हम बोलते हैं द सेक्रेटरीट, ठीक है ना। इट इज द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, ठीक है ना। इसमें एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, जिसको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। किसके रिकमेंडेशन पर बेटा?
सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली इसको अपॉइंट करती है और इनका टेन्योर 5 साल का होता है, ये दोबारा भी रीइलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट होता है, ये यूएनओ का सेक्रेटेरिएट होता है जो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, इसको अपॉइंट जनरल असेंबली करती है लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर है? सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने सारे पावर्स, जितनी भी दुनिया भर में नेशंस है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितनी भी आज की एसोसिएशंस है, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। ग्लोबली कितनी है वो कर लिया, साउथ एशिया में कितनी है वो कर लिया, और यूएनओ जो हाल ही में बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना? अब हम बचते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर। तो भाई इस वीडियो के बाद आपको एक और सेशन मिलने वाला है मेरे साथ, जिसमें हम एक और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, चलिए इसके नोट्स बनाइए। कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर अगले सेशन में। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।